दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने सोनू चिकना के नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू चिकना का हिंसा के दौरान गोली चलाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सोनू चिकना के घर पहुंची थी। तब स्थानीय लोगों ने पथराव भी कर दिया था। पुलिस की टीम वहां वीडियो में दिखने वाले सोनू चिकना को अरेस्ट करने पहुंची थी। इन सब के बीच जहांगीरपुरी में जो स्थिति है उसके मुताबिक सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं। यानी स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है। हथियार देने वाले शख्स जिसका नाम गुल्ली बताया जा रहा है उसकी भी तलाश में पुलिस प्रशासन अब जुटा हुआ है। जहांगीरपुरी में आपको बता दें कि सीआरपीएफ की 3 और कंपनियों को तैनात किया गया है। आप बता दें जिस तरीके से पथराव किया गया उसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती एक बार फिर से कर दी गई थी और जो भी आरोपी थे उन सभी की तलाश तेज कर दी गई थी। एक आरोपी को आपको बता दें गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल जो स्थिति है जहांगीरपुरी में पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी है। 3 कंपनियां तैनात कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल सीधा जुड़ चुके हैं जहांगीरपुरी से। वरुण, क्या हालात नजर आ रहे हैं? 3 कंपनियां अतिरिक्त तैनात भी कर दी गई है। स्थिति कैसी नजर आ रही है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल अगर हालात की बात करें तो ये मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस पूरे इलाके को जहां पर ये उपद्रव हुआ, जहां पर ये बवाल हुआ था, उसे अब सेक्टर में बांट दिया गया है। यहाँ सेक्टर 1 लिख दिया गया है। यहाँ पर वो मस्जिद है, उसके आगे मंदिर है। कथित रूप से बताया जाता है कि यहीं पर रोककर बहसबाजी हुई थी और उसके बाद पथराव हुआ था। तो ये जो सेक्टर 1 है उसे सेक्टर 1 बना दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जगह मैं दिखाऊं तो इस तरीके से इसे सेगमेंट में बांटा गया है कि वहां पर सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 4 इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में इस पूरे इलाके को बांट दिया गया है। पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है और सेक्टर्स में बांटकर उसकी जिम्मेदारी अलग अलग जगह सौंप दी गई है। यानी ये एक तरीका यहाँ पर पुलिस ने अपनाया है। भले ही जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है लेकिन इसके बावजूद जो स्थानीय पुलिस है उसकी दबिश जारी है। सोनू चिकना जिसे कहा जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई है जिसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेकिन एक जो हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये कि ये जो पूरा वाकया है, जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है कुशल चौक के पास, इसका लिंक 2020 के दिल्ली दंगों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। बताया यह जा रहा है कि 2020 में कुशल चौक से ही 7 बसें भरकर बांग्लादेशी महिलाएं और पुरुष जो थे उन्हें शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया गया था। और ये बात अभी जांच चल रही है। और जिस असलम ने फायरिंग की उस असलम को गुल्ली नामक बदमाश ने भड़काया था। ये एक बड़ी खबर यहां पर मिली है। और जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें जानकारी मिल रही है कि सीए और एनआरसी के दौरान सी ब्लॉक कुशल चौक से 6 से 7 बसों में भरकर यहां से महिलाओं और पुरुषों को शाहीन बाग ले जाया गया था। यानी 2020 में जो एक स्थिति बनी थी सीए एनआरसी विरोध से लेकर के जिस तरह का प्रोटेस्ट था या फिर जो बाद में स्थिति बिगड़ी भी थी, उसमें भी इसी जगह का, इसी जहांगीरपुरी के कुशल चौक का नाम सामने आ रहा था। जिस चौक का नाम इस बार आया है जहां पर हिंसा भड़की है हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन, जहां पर पथराव हुआ है। यानी अब कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस लिहाज से शुरुआती रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस की, अगर उसकी भी हम माने, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आपराधिक साजिश के तहत हुआ। कल भी जब आप हमारे साथ जुड़े थे, जब पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, तब भी आपने ये जिक्र किया था कि घर की छतों पर अभी भी पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हैं। यानी स्थिति अभी भी वैसी ही है, आपराधिक साजिश रची जा रही है और हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए 2 पक्ष हैं या 2 लोग हैं जिनके बीच बहस हुई, झगड़ा हुआ, तो वो किसी तरीके से आपस में भिड़ते हैं या धक्का मुक्की होती है, वो अलग बात है। लेकिन छतों से पत्थर आना, पूरे एक जो जुलूस है या शोभा यात्रा है, जो लोग हैं उनके ऊपर छतों से पत्थर आना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आपने पहले से पत्थर जमा करके रखे थे, पहले से आपकी तैयारी थी। यानी पत्थर फेंकने के लिए। और जो कल हुआ, कल जब पुलिस पहुंची है पूछताछ करने सोनू शेख के परिवार से, फिर ऊपर से पत्थर आए, यानी ऊपर पत्थर थे और पहले से रखे हुए थे। यानी इसे सिर्फ आवेश में हो गई ये घटना कह दिया जाए, ये कहना गलत होगा। ये पूर्व नियोजित था, ऐसा शुरुआत में लग रहा है। पुलिस की जांच बहुत कुछ तय करेगी। अब तो जांच पहुंच गई है 2020 तक, जब शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ उसमें यहां से लोग भरकर ले जाए गए थे बसों में। जी
बिल्कुल वरुण, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इन सबके बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा से ही जुड़ी हुई कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सौंप दी गई है गृह मंत्रालय को। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने जो जांच की है वो जांच रिपोर्ट अब दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये अभी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जहां तक जानकारी मिल पा रही है वो यही कहा जा रहा है कि आपराधिक साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सहयोगी वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है, सूत्र बता रहे हैं, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे शुरुआती रिपोर्ट भी बता रही है कि सब कुछ आपराधिक साजिश है। देखिए, गृह मंत्रालय शुरू से इस बात को कह रहा था कि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए। कल खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि मिसाल बननी चाहिए जो इस पूरे मामले में कार्रवाई हो वो, यानी कि गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में है। और जैसा मैंने पहले कहा कि भले ही क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है, लेकिन इसके इतर स्थानीय पुलिस की दबिश जारी है। 100 से ज्यादा वीडियो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा लगातार लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या उनके पास कोई मोबाइल की क्लिप है। इस स्तर पर पूछताछ हुई है, बारीक पूछताछ हुई है, दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। हथियार कहां से आए ये जांच की जा रही है, तलवारें कहां से आई, क्यों इकट्ठी की गई, जो प्लानिंग थी, क्या कुछ था, उसको लेकर तमाम तरह से जांच चल रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की क्या भूमिका हो सकती है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आपको बता दें कि अभी जानकारी यह मिली है कि गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि थोड़ी देर बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। हमारे सहयोगी वरुण गोयल लगातार जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, आपको बता रहे हैं कि इस वक्त स्थितियां वहां पर क्या हैं। वरुण, जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, उसके मद्देनजर अगर हम इलाके की स्थिति को देखें, क्या अभी भी लोगों में उबाल नजर आ रहा है? क्या ये मालूम पड़ रहा है कि स्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं? क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से हर एक बीतते दिन के साथ यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, आरएएफ से लेकर के महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से धारा 144 इस पूरे इलाके में लगी हुई है, सारी दुकानें जो है इधर की बंद हैं, सारे बाजार इधर के बंद हैं। हालांकि जहांगीरपुरी के बाकी इलाकों में खुले हैं, लेकिन सी और डी ब्लॉक की सभी दुकानें, सभी बाजार पूरी तरीके से बंद हैं। सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये कहा जा सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कि हालात जो है वो नियंत्रण में हैं। लेकिन फिर भी जो स्थिति जो बनी है, अब वो सारी बात जो है वो जांच पर आकर रुक गई है कि जांच जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके अंदर क्या कहा गया है, और अगर ये आपराधिक साजिश है तो इसके तार कहां तक जुड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, अगर बात 2020 तक चली गई है, सीएनआरसी तक चली गई है, तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि कनेक्शन है कहां तक। बंगाल से आने वाला एक शख्स यहाँ पर कबाड़ बेचकर इतना बड़ा रईस बन जाता है कि उसकी एक तरह से दादागिरी यहाँ पर चलती है उस इलाके में। और फिर ये जो सघन इलाका है सी और डी ब्लॉक का, यहाँ झुग्गियां ही झुग्गियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मकान है, सघन इलाका है, वहां पर किस तरह का कारोबार चलता है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से ये पूरी तैयारी अगर ये है, तो फिर इसमें कौन है, किसने, जिस बदमाश का नाम आ रहा है कि जिसने पकड़ाई बंदूक, और जिस बंदे की बात हो रही है, यूनुस की जिसकी बात हो रही है, जिसे चिकना के नाम से जाना जा रहा है, सोनू चिकना यानी यूनुस या सोनू शेख, क्या उसका रिकॉर्ड रहा है और उसको पिस्टल किसने दी। हालांकि माना जा रहा है कि उसने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है, ये उसने मान लिया कि उसी ने गोली चलाई है, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, मामूली विवाद बिगड़ा कैसे, ये तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। और फिर बात इसलिए उठ जाती है कि जो राजस्थान के करौली में हुआ, जो मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, क्या ये सारी चीजें महज और महज इत्तेफाक थी, या फिर कोई एक ऐसा प्लान चल रहा था कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसको बिगाड़ा जाए और उसके लिए रामनवमी या हनुमान जयंती जैसे दिनों को चुना जाए। तो उस लिहाज से बहुत सारे एंगल से जांच होनी बाकी है, और इसीलिए जांच का एंगल जो है वो रोहिंग्या तक जा रहा है, बांग्लादेश तक जा रहा है, बंगाल तक जा रहा है, और पीएफआई तक जा रहा है, यानी पीछे तक पुलिस जो है वो पहुंच रही है, क्राइम ब्रांच पहुंच रहा है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सौहार्द है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर वरुण, हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन पर शुरुआत से ये सवाल उठे कि एक ही पक्ष के लोगों के लिए जांच की जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है राकेश अस्थाना स्पष्ट कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो शोभा यात्रा निकाली गई, जो आयोजन करता है, उन्होंने भी अनुमति नहीं ली। एक बड़ा सवाल था, उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, और जो भी रिपोर्ट होगी एक तरफा नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी एक तरफा नहीं होगी।
जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और ये जरूरी भी है इस तरह के माहौल में अमन और शांति कायम करने के लिए। वरुण, देखिए, दो बातें बिल्कुल अलग हैं। अगर बिना अनुमति की शोभा यात्रा निकल रही थी तो भी पथराव करना, गोली चलाना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना वो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि होता क्या है कि जो त्योहार छोटे पॉकेट में, गलियों में मनाए जाते हैं, हर जगह अनुमति नहीं ली जा पाती है और वो छोटे स्तर पर अपने स्तर पर मनते हैं, लेकिन वहां आकर उनके उस पर पत्थरबाजी हो जाना, गोली चल जाना, गाड़ियों को जलाना, राशन के ट्रक को लूट लेने जैसी खबर का आना, यानी कि ये सामान्य स्थिति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर किसी ने अनुमति नहीं ली है तो वो लोग कौन है जिन्हें ये राइट मिल जाए कि वो खलल डालें या फिर वो उत्पात मचाएं या वो उपद्रव मचाएं। तो उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच की गली है, यहां पर बहुत सघन आबादी है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जो फल सब्जी मंडी है वो नजदीक ही है और छोटे छोटे लोग काम करने या दिहाड़ी करने के लिए इधर से उधर जाते हैं। तो यहाँ इस इलाके में वो आबादी बहुत बड़े पैमाने पर है जो काम कर रही है, जो यहाँ रह रही है। अब इसके बीच में ये बात जहां से उठी है रोहिंग्या की, सरकार ये कहती है कि इस देश में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या जो है वो रह रहे हैं और उनको बाहर करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उन सबके बीच ये सवाल है कि क्या वाकई यहां पर भी रह रहे हैं तो उनकी जांच कैसी होगी, उनका पता कैसे लगेगा। तो ये सारे एंगल जब से सामने आने लगे हैं, इस पूरी घटना की जांच का दायरा जो है रेनू वो बढ़ता जा रहा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर होना है। यहां जो हुआ उसके दोषियों को तो पकड़ना ही है, उन्हें तो सजा दिलवानी ही है, लेकिन अगर 2020 से कनेक्शन है तो फिर वो और व्यापक हो जाएगी जांच। और अगर उसके बीच में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं तो फिर जांच का दायरा और विस्तार से चला जाएगा। यानी कि यहां जो घटना हुई है वो अब एक व्यापक रूप ले रही है जांच के स्तर पर, और देखना यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो कहां तक पहुंच पाती हैं। निश्चित तौर पर वरुण, अब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो यकीनन ऐसे में वो सवाल उठ जाता है, जिस तरीके से आपने देखा कि एनआरसी को लेकर और जो एक प्रावधान भारत की सरकार चाहती थी कि किया जाए, जिसको लेकर इतने ज्यादा प्रदर्शन हुए, ऐसी चीजों को लेकर उस तरह के सख्त कानूनों की आवश्यकता इस देश में महसूस की जा रही है, जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से लेकर रोहिंग्या मुसलमानों तक। वरुण, सबसे पहले तो अभी पुलिस को यही समझना होगा कि ये जो घटनाएं हुई हैं 2-3 देश में, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है कि सारी घटनाओं को एक साथ एक कनेक्शन में जोड़कर देखा जाए। फिलहाल तो ये समझना होगा कि जो शुरुआती जांच है उसे सिर्फ एक आवेश में की गई या आपसी झगड़े में की गई प्रतिक्रिया मान लिया जाए, या फिर कुछ बड़े पैमाने पर होने की आशंका थी क्या, कि कोई ऐसी तैयारी थी, या फिर एक तरह से पूरा सांप्रदायिक जो सद्भाव है, सौहार्द, उसको बिगाड़ने की कोशिश थी। जिस तरह से आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, गोली चली, ये सब सारी चीजें हुई, क्या सिर्फ वहीं तक ये बात सीमित है, या फिर उसके पीछे अगर तार जा रहे हैं, और वो तार जा रहे हैं तो वहां तक एजेंसियों को पहुंचना होगा, क्योंकि अभी जो दिल्ली दंगे हैं उनकी भी जांच में बहुत सारी चीजें होनी है, बहुत सारे लोग जेल में हैं, बहुत सारे मामले चल रहे हैं, भड़काऊ भाषण से लेकर के तैयारियों तक सारी चीजें हैं जो दिल्ली में दंगे हुए थे, और उनकी जांच जब खत्म नहीं, या फिर वो मामले अभी तक अदालतों में चल रहे हैं, उन सबके बीच में एक घटना यहां पर हो जाना, और वो जो एक पैटर्न है जो हमने 2-3 जगह देखा। वरुण गोयल हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से बता रहे थे जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है और गृह मंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से इलाके में सौहार्द की जो स्थिति है एक बार फिर से बिगड़ने ना पाए।